हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त हो रही होगी। तो इस वीडियो में जनरली हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे थे और पार्ट 3 हमारा पहले ही हो गया है। इसके बाद हमारा ये लेक्चर 4th स्टार्ट होता है और इसी में हम अपना पहला चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप का कंप्लीट कर लेंगे। तो माय नेम इज़ आशीष कौशिक। आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड करेंटली आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम द IIE, राइट। और ये कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी मैंने निकाले हुए हैं, जैसे देखो RRB जेई इलेक्ट्रिकल का, UPPCL जेई इलेक्ट्रिकल, NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट। तो ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस इस चैनल पर मिलने वाली है। और इस चैनल पर आई एम नॉट अलोन, मेरे कई साथी भी हैं जो आपको मेंटरशिप का काम करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो ये आपकी बड़े ही अच्छी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। ये हमारा मेंटर ग्रुप है पूरा। इसके बाद हमारे 3 पार्ट इसमें हो ही गए थे। इसके लास्ट वाला पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट का पहला चैप्टर था, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस। ये एंटरप्राइज वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको करा रखा है इसमें। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस क्लासेस हमारी देखिए, उसमें बड़े ही मज़े से अच्छे तरीके से हमने ये सब कुछ बताया है। और इसमें आपको जैसे हमने डिप्लोमा पढ़ा था ना, IMED, बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट हमें लगती थी। बट एक्चुअली हुआ क्या कि अब ये वाली सब्जेक्ट भी डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में आने लग गई है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। बट इसको मैंने एक अलग ही तरीके से पढ़ाया है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ऐसी बोरियत फील नहीं होगी। ये देखो कुछ फंक्शंस बताए थे मैंने, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज के टाइम में अगर आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना है, कोई भी AE JE या कोई भी, तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है IMED। इसको कवर करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये बहुत ही कोई ऐसी टफ सब्जेक्ट नहीं है, वेरी सिंपल सब्जेक्ट। बस हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बड़े ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन इसमें पूछने वाला है, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ तक मैंने आपको 3 लेक्चर्स में कवर करवा दिया था पूरा, तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को देखिएगा हमारे चैनल पर जाकर। और अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है, हमारी मेहनत पसंद आती है और हम बड़े ही अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल और उस चैनल को ग्रो करवाओ, तभी हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पहला टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? इंडिविजुअल। जैसे मैंने अपना चैनल ओपन किया तो आई एम अ एंटरप्रेन्योर। अब मुझे अपना चैनल ओपन करने में जितनी भी प्रोसेस मुझे लगी, जैसे मैं मोबाइल फ़ोन लेके आया या मैंने ईयरफोन लिया या मैंने जो कुछ भी किया, ये मेरा पूरा प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन का जो काम है पूरा का पूरा, ये प्रोसेस हमारी होती है एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस करने के बाद हमारा आउटकम क्या निकला कि मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया और मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारी होगी एंटरप्राइज। तो 3 टर्म्स होते हैं इसमें, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंडिविजुअल, जो कोई काम कर रहा है, इनोवेटिव पर्सन। ऐसे हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता जो इनोवेटिव होता है, नए नए तरीक़ों से चीज़ों को करता है, ही इज़ एंटरप्रेन्योर। इसके बाद आती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस किया अपना यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए, दिस इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद मतलब पूरी प्रोसेस करी और आउटकम क्या निकला कि मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया, तो दिस इज़ एंटरप्राइज। चलिए एक और एग्जांपल से इसे बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे सपोज करो मैंने कोई कंपनी खोली, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, तो मैं कौन हो गया? एंटरप्रेन्योर। अब जो कंपनी खोलने में मेरी पूरी जो प्रोसेस लगी, जैसे मैं मशीन्स लेके आया, मैंने ऑटोमेशन का काम स्टार्ट किया, उसमें PLC SCADA लगाया, सब कुछ जो भी मैंने तामझाम किए टोटल, दिस इज़ द प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और उस तामझाम करने के बाद, पूरी प्रोसेस के बाद रिजल्ट क्या निकला कि मेरी फैक्ट्री ओपन हो गई, तो दिस इज़ एंटरप्राइज। तो अभी हम ये समझने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में कौन से स्टेप्स हमें इन्वॉल्व करने होते हैं। ये एक फ्लो चार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जैसे पहले पॉइंट पे इस प्रोसेस में पहले नंबर पर क्या आएगा, लास्ट में नंबर पे क्या आएगा, ये पूछ सकता है इसमें। जैसे व्हाट इज़ द लास्ट पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको ये 2-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक हार्वेस्ट भी होगा, उस पर आपको टिक करना है। और हमें देखो कोई पेपर तो लिखना नहीं है यार, हमें बस क्या करना है, हमें MCQ हमारा सही हो जाए बस। तो जनरल ऊपर ऊपर से पढ़ते चलेंगे सारा कुछ,
हमें कोई पेपर पास थोड़ी करना है, यूनिवर्सिटी में थोड़ी लिखना है कुछ, बस थोड़ा देखते चलेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस में ये हमारा एक फ्लो चार्ट होता है, ऊपर से नीचे तक 8 प्रोसेस इसमें होते हैं, 8 स्टेप आते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में हमें 7 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, जैसे किसी सोसाइटी में हम लोग गए, सोसाइटी जैसे देखो ये हमारी सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में अपन गए, अपन ने पूछा यार तुम्हें क्या चाहिए, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है इस सोसाइटी को, जैसे गर्मियों में फ्रिज की ज़रूरत है या कोई भी ऐसी आवश्यकता जिससे ज़रूरत हो। जैसे अभी देखो यूट्यूब आने से पहले सब ऑफलाइन पढ़ते थे, लेकिन यूट्यूब के आने के बाद क्या हुआ कि सब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए, मतलब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की नीड थी ना कि यार कौन कोचिंग के लिए जाए इतनी दूर दूर, अपने घर से ही पढ़े, अच्छी एजुकेशन मिल जाए अच्छे एजुकेटर्स द्वारा। तो ये सोसाइटी की नीड थी, और आज देखो कितना कितना टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का, जो ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना बड़ा हो गया है ना। तो ये सबसे पहली प्रोसेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, सोसाइटी की हमें पता चले कि सोसाइटी की नीड क्या है, सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें हम करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कवरी मतलब खोजबीन करेंगे कि यार सोसाइटी को वाकई में ज़रूरत किस चीज़ की है। इसके बाद हमारा आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अब हमें पता चल गया है कि यार सोसाइटी को इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ हमें से प्रोवाइड करवा दें तो बड़ा ही धंधा अच्छा चलेगा, अपना ग्रोथ होगी और सब काम होंगे। तो अब उन जो सोसाइटी की जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना पड़ेगा कि यार इन ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा किया जाए। राइट, समझ में आया, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम पूरा करें। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आइडियाज़ बनाने पड़ेंगे। जैसे ऐसे नहीं कि जैसे हमें कोई फैक्ट्री ओपन करी है तो किसी एक ने बता दिया ऐसे ओपन कर लो, तो उसी तरीके से हम उस फैक्ट्री को ओपन कर लेंगे। हम बैठ के सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, एंटरप्रेन्योर कोई एक पर्सन नहीं होता, एंटरप्रेन्योर्स इज अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जितने भी उसमें शेयर होल्डर होंगे या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी होगा, कोई भी पूरा बैठ के अच्छे से प्लान आइडियाज़ को जनरेट करते हैं कि किस आइडिया के तहत हम ये एंटरप्राइज ओपन करने वाले हैं और उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करेंगे जो हमें समाज में दिख रही है, समाज की जो बेसिक नीड है। सही है। तो अब हमने सपोज करो 20-25 आइडियाज़ हमने जनरेट कर लिए कि इस तरीके से भी पूरा कर सकते हैं, इस तरीके से भी पूरा कर सकते हैं। पूरे आइडियाज़ जनरेट करने के बाद फिर करेंगे प्लानिंग कि किस आइडिया पे हमें काम करना है और किस तरीके से काम करना है। तो 4th स्टेप आता है हमारा प्लानिंग का। जैसे हमने ढेर सारे इकट्ठे कर लिए आइडियाज़ के, इस तरीके से भी ये अपॉर्चुनिटी फुलफिल हो सकती है, इस तरीके से भी ये हो सकता है। अब इनमें से कोई 2-4 अपॉर्चुनिटी को छांट के निकाल के उन आइडियाज़ पर काम करना, मतलब उन आइडियाज़ को कैसे हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए प्लानिंग करना। अब हमने सपोज करो हमने कर लिया पूरा कि हमें इस तरीके से प्लान करना है, ये ऐसे ऐसे हमें एक फैक्ट्री ओपन करनी है जो ये प्रोडक्ट बनाएगी, इसकी सोसाइटी को बड़ी ही ज़रूरत है आज के टाइम में। सही है। तो अब अगर हमें कोई एंटरप्राइज ओपन करनी है तो ऐसे ही थोड़ी खुल जाएगी, उसके लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप कैपिटल, देखो होता क्या है, जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं ना तो उसे कहते हैं स्टार्टअप। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो इट कैन बी ए स्टार्टअप। मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन कर रहा हूँ, इट कैन बी ए स्टार्टअप। तो जितने भी नई तरीके से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके होते हैं, इनोवेटिव तरीके थे, उनको कहते हैं हम स्टार्टअप। तो ये हमने कैपिटल इकट्ठा कर ली, पैसा हमारे पास हो गया, अब हमने स्टार्टअप किया। अब जब हमने स्टार्टअप किया तो फिर ग्रोथ होगा, उसकी ग्रोथ भी हमें करनी है। ऐसे थोड़ी कि हम सोशलिस्ट तो है नहीं कि भैया जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, हमें प्रॉफिट भी उसमें से अर्न करना है। तो ग्रोथ के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद हमें हार्वेस्ट एंड सेल। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को समाज तक पहुंचाना। जैसे हमने कोई बिस्किट बनाया तो वो बिस्किट अब हमारा सोसाइटी तक किस तरीके से पहुंचे, ये हार्वेस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो ये यूट्यूब चैनल पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा कंटेंट आप तक कैसे पहुँचे, इट इज़ इन द हार्वेस्ट। तो जनरली 8 स्टेप्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ध्यान नहीं रखना है तो पहला और 8वां तो आपको ध्यान ही रखना है। जैसे पहला होता है सेल्फ डिस्कवरी और नेक्स्ट होता है हार्वेस्ट। कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है, ये आपको स्टेप दे रखे होंगे कि इनको सही क्रम में लगाओ, इन द
इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में इनको सही तरीके से आपको अरेंज करना है। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे सेल्फ डिस्कवरी, फिर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आइडियाज़ को निकालना किस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे, उसके बाद प्लानिंग, उन पर प्लानिंग करना, फिर अपनी एंटरप्राइज ओपन करने के लिए, स्टार्टअप ओपन करने के लिए कैपिटल, अरेंजिंग कैपिटल मतलब पैसा इकट्ठा करना, उसके बाद स्टार्टअप को ओपन करना, ग्रोथ, अब ये सोचना किस तरीके से ग्रोथ करनी है, उसके बाद आता है हमारा हार्वेस्ट, मतलब उसको सेल करना। सही है, इसको ये ध्यान में रखना है आपको 7th और 8th में कि सेल के बाद ग्रोथ नहीं आएगा, पहले ग्रोथ आएगा। मतलब पहले हमें सोच लेना है कि किस मूल्य पर हमें ये अपनी वस्तु या ऑब्जेक्ट बेचनी है, या कैसे किस तरीके से हमें ये मार्केट तक पहुंचाना है, उसके बाद हमारा आएगा सेल। सही है, तो देखो ये मैंने ये 3 इसके तरीके से, फोटो के तरीके से आपको बताया। जैसे सबसे पहले सोसाइटी में गए, बेसिक नीड को देखा, फिर उसके बाद पैसा इकट्ठा किया ये स्टार्टअप के लिए, और उसके बाद हमने ये स्टार्टअप कर दिया। जैसे देखो ये एंटरप्रेन्योर हैं, 4 लोग हैं ना, कैन बी इंडिविजुअल पर्सन और कैन बी ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स, तो एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। तो ये सब हमें देखना है इधर। सही है, दोबारा से देखो ये सारे प्रोसेस हमें बिल्कुल लर्न करने हैं। यहीं पहला होता है सेल्फ डिस्कवरी, दूसरा होता है सबसे पहले सोसाइटी में गए, डिस्कवर किया चीज़ों को, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया कि क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, आइडियाज़ निकाले कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा करने के लिए हम कौन कौन से आइडियाज़ हमारे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लानिंग। अब प्लानिंग हमारी हो गई कि हाँ अब हमें ये काम करना है, इस तरीके से करना है। उसके बाद पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद स्टार्टअप हुआ, स्टार्टअप होने के बाद हमें रेट फिक्स करना है कि ग्रोथ किस तरीके से करेगी कंपनी, और फाइनली हमें प्रोडक्ट अपना हार्वेस्ट कर देना है। तो 8 स्टेप्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद देखो ये मैंने इसी चार्ट में ही बताया है। पहला प्रोसेस क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, सेल्फ डिस्कवरी, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, आइडियाज़ को जनरेट करना है और उन्हें एवेल्यूएट भी करना है। उसके बाद प्लानिंग कंप्लीट हो गई, अब एंटरप्राइज ओपन करना है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, स्टार्टअप ओपन कर देना, ग्रोथ किस तरीके से होगी, और फाइनली अपना प्रोडक्ट सेल कर देना। सही है, ये प्रोसेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। अब इसमें एक बड़ा ही बेहतरीन अच्छा टॉपिक आता है, इनोवेशन इज द हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन, देखो मैं आपको इतने दिन से बता रहा हूँ, इनोवेशन एंटरप्रेन्योर और किसी एक लेमैन में या कॉमन मैन में यही डिफरेंस होता है कि उसमें इनोवेटिव होता है, वो नए तरीके से काम को करने की कोशिश करता है। तो इनोवेशन को एंटरप्रेन्योरशिप का हॉलमार्क कहा जाता है, मतलब मेन टर्म यही है। इनोवेशन को ही हम मानते हैं कि अगर कोई इनोवेटिव पर्सन है तभी वो एंटरप्रेन्योर है, नहीं तो वो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। एज अ बिजनेसमैन या ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। सही है, तो इनोवेशन इज द हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मैं आपको देखो एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ इनोवेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आज से 10 या 12 साल पहले एक फ़ोन आता था नोकिया, आप देखते होंगे सबके हाथ में नोकिया ही आपको दिखता होगा, इतनी बड़ी ब्रांड थी। बट उसने क्या किया कि अपने आप को विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं किया, वो उसी ट्रेडिशनल मेथड पर ही चलता रहा, और आज देखिए नोकिया शायद ही किसी के हाथ में दिखता हो। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्वालिटी होती है कि उसे इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ सोसाइटी का टेस्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे पहले उसे नोकिया पसंद था, अब धीमे धीमे ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही चीज़ सोसाइटी को हमेशा पसंद रहेगी, वो समय के साथ सब चीज़ चेंज होती हैं, तो उनका टेस्ट भी चेंज हुआ। और नोकिया ने क्या किया कि वह अपना ट्रेडिशनल मेथड ही रखता रहा, और आज के टाइम में नोकिया बिल्कुल मार्केट से आउट हो गया, और ये MI वगैरह बहुत सारे मोबाइल्स आ गए। क्यों आ गए कि क्योंकि इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया सोसाइटी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा हॉलमार्क यही होता है कि इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब अपने आप को विद रेस्पेक्ट टू टाइम और अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड, खुद को चेंज कर सके। दिस इज द इनोवेशन। तो देखिए इसमें यही कुछ बताया गया है। इसमें पहला प्रोसेस होता है इनोवेशन का, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट टोटली न्यू टू कंज्यूमर्स, मतलब हमें न्यू प्रोडक्ट मार्केट में उतारने हैं जो कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल नए हों और उनकी नीड को भी फुलफिल करें, मतलब जो उनकी आवश्यकता है उनको भी पूरा करें और प्रोडक्ट भी नया हो। अब अगर मार्केट में पहले से ही कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है आपसे, तो आपके प्रोडक्ट को लेगा कौन? तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो कंज्यूमर का ध्यान जाएगा आपके प्रोडक्ट की तरफ। दूसरा होता है यूज़ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर। हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि देखो आपको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बड़े ही सस्ते दामों में उतारना है,
क्वालिटी भी अच्छी रखनी है और जो पहले से अवेलेबल है या तो उनके बराबर कीमत में या उनसे सस्ते में, तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो आप प्रोडक्शन के नए नए मेथड सर्च करें कि वो प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतरना है वो थोड़े कम दाम में आए। तीसरा पॉइंट होता है इसमें फाइंड ए न्यू मार्केट फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। अब पहले से ही सपोज करो कोई मार्केट पहले से ही बना हुआ है, यहाँ पर कोई पहले से ही बिस्किट चल रहा है, तो आपका बिस्किट यहाँ पर चलने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि लोग पहले से ही उसे इतने बिलीव से खरीद रहे हैं। तो आप अपना न्यू मार्केट सर्च करें और जब आपका प्रोडक्ट फेमस हो जाए या ब्रांड बन जाए तो फिर आप वो किसी भी मार्केट में बिकने लगेगा। इसके बाद होता है अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट। आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करनी है जैसे सपोज करो अभी मार्केट में कितने बिस्किट आ रहे हैं, पार्ले जी, सनफीस्ट, ब्रिटानिया, कई तरीके के बिस्किट मार्केट में है। तो आपको अपना प्रोडक्ट इस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट इस तरीके से मतलब उतारना है मार्केट में कि सब लोगों का ध्यान केवल आपके प्रोडक्ट की तरफ ही जाए। आपका प्रोडक्ट मतलब एक तरीके से अलग दिखना चाहिए, मोनोपोली इन द मार्केट, जैसे और कोई प्रोडक्ट आपके बराबर पे होना ही नहीं चाहिए, सब लोग आपका प्रोडक्ट ही खरीदें। दिस इज द मोनोपोली इन द मार्केट। मोनोपोली का मतलब ये होता है जैसे अभी देखो 3 हमारे पास ऑपरेटर है, वो सिम की अगर हम बात करें जो मोबाइल सिम आती है उसमें एयरटेल है, जियो है, आइडिया है, वोडाफोन है, BSNL है, ये इतने सारे दे रखे हैं ना। लेकिन अगर क्या हो कि इन सब में से सपोज करो सब बंद हो जाए, केवल एक ही रहे, जियो, तो दिस इज द मोनोपोली इन द मार्केट। बट गवर्नमेंट ये चाहती है कि मोनोपोली मार्केट में ना रहे, तो आपको अपना प्रोडक्ट उसी तरीके से मेंटेन करना है कि लोग आपके प्रोडक्ट को ही खरीदें। सही है ना। तो वो एक तरीके से मोनोपोली हो गया। जैसे अगर जियो रह जाएगी और सब बंद हो जाएंगी तो सब लोग जियो को ही खरीदेंगे और तो सब बंद ही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देगी। तो आपको प्लान, स्केड्यूल सब कुछ ऐसा रखना है कि लोग मार्केट में 3-4 प्रोडक्ट होते हुए भी लोग आपके प्रोडक्ट को ही खरीदें। तो ये एज अ मोनोपोली आपको कंज्यूमर्स को रियलाइज़ कराना है कि आपका प्रोडक्ट ही सबसे बेहतरीन है, वो आपको ही खरीदें। फाइंड अ न्यू यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो आपका पहले प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करिए थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपका प्रोडक्ट चलता रहे, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। सही है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनोवेशन इज़ द हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेशन बड़ा ही ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अब देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो जाता है फिनिश, कंप्लीट। कॉन्सेप्ट एंड, ये कौन सा चैप्टर था, कॉन्सेप्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश। इसके बाद इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द पर्सन हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एंटरप्रेन्योर। तो मतलब एंटरप्रेन्योर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंटरप्रेन्योर शब्द को सबसे पहले कौन लेके आया था, वो लाए थे रिचर्ड कैंटिलोन। ये आपको ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। इसके बाद चार साइंटिस्ट मान लो या 4 लोग हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा दी है, एंटरप्रेन्योर की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है। इसमें क्या होता है, जैसे डेफिनेशन आपको MCQ में दे रखी होगी, उसके बाद आपको पूछेगा ये किसने कहा है एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो ये आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, 2-4 टर्म में आपको बड़े इंटरेस्टिंग वे से बताऊंगा और आपको ये चारों डेफिनेशन अभी तुरंत याद हो जाएंगी। सही है ना। देखो सबसे पहला हमारा इसमें आता है रिचर्ड कैंटिलोन। रिचर्ड कैंटिलोन ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या कहा, ये पूरा पढ़ेंगे पहले हम। एज अ पर्सन हु पेज अ सर्टेन प्राइस टू अ प्रोडक्ट टू रीसेल इट एट an uncertain price, thereby making decision about obtaining and using the resources while consequently admitting the risk of enterprises। मतलब इसका कहने का रिचर्ड कैंटिलोन का मोटा मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोडक्ट को पहले तो परचेज करेगा, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके थोड़े बहुत या नहीं भी करके उसे रीसेल कर देगा किसी दूसरे प्राइस पर। मतलब जैसे मैंने सीधा साधा सिंपल इसका एग्जांपल ये है, मैंने 5 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीद लिया और 10 रुपये का बेच दिया। अगर मेरा मन किया तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए प्रोडक्ट में, और अगर नहीं भी मन किया तो नहीं भी करे। ठीक है ना। 5 रुपये का खरीदा और 10 रुपये का बेच दिया। तो ये है इसका सीधा मतलब। देखो ये मैंने हु पेज अ सर्टेन प्राइस टू अ प्रोडक्ट टू रीसेल इट, ये मैंने कुछ ये ब्लू कलर में लिखा है ना, ये आपको वर्ड ध्यान रखने हैं बस। डेफिनेशन में अगर ये वर्ड आ जाए तुरंत आपको रिचर्ड कैंटिलोन लगा देना है। अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। रिचर्ड कैंटिलोन, रिचर्ड मतलब हो गया रिच मतलब एक अमीर आदमी। अब कोई भी आदमी अमीर कैसे बन सकता है, 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदे 20 रुपये में बेच दे, 15 रुपये का तुरंत मुनाफा हो गया ना, तो कितनी जल्दी अमीर बन जाएगा। जैसे एलन मस्क को ध्यान रखो आप, एलन मस्क इस टाइम दुनिया का सबसे
अमीर इंसान है। ये अमीर कैसे हुआ? इसने क्या किया, 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 20 रुपए में बेच दी, तो हो गया अमीर। तो आपको बस रिचर्ड कैंटिलोन में यही ध्यान रखना है कि एक फिक्स्ड प्राइस पर एक दूसरे प्राइस पर वस्तु खरीदता है और दूसरे प्राइस पर मतलब बढ़ा के उसे बेच देता है। तो रिचर्ड कैंटिलोन ने ये कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया है। ठीक है, इसके बाद आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, देखो ये मैंने वर्ड इसमें करे हैं ना हाईलाइटेड, इन वर्ड को आपको ध्यान रखना। रिचर्ड कैंटिलोन मतलब भैया, रिचर्ड कैंटिलोन का मतलब हो गया आदमी को अमीर बनना है, रिच बनना है। रिच कैसे बनेगा? 5 रुपए की चीज खरीदो, 20 रुपए में बेच दो, हो गया रिचर्ड कैंटिलोन। दूसरा आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम मतलब एक आम आदमी। एक आम आदमी भैया एक सोशलिस्ट आदमी होता है, वो चाहता है कि आप अच्छे तरीके से काम करो, वो रिच बनना नहीं चाहेगा। तो एडम स्मिथ ने कहा है एंटरप्रेन्योर के बारे में, एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पस। इसने कहा है कि भाई एक ऐसा आदमी जो कमर्शियल पर्पस के लिए काम करे, क्योंकि भाई आम आदमी है, वो तो कमर्शियल पर्पस की बात करेगा। इकोनॉमिक एजेंट एंड ट्रांसफॉर्म डिमांड इनटू सप्लाई। तो एडम स्मिथ, एडम मतलब आम आदमी, एडम मतलब आदमी, एडम स्मिथ आम आदमी किसकी बात करेगा? हमेशा सोसाइटी की बात करेगा। इकोनॉमिक एजेंट एंड ट्रांसफॉर्म डिमांड इनटू सप्लाई, मतलब एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो जैसी सोसाइटी में डिमांड है उसी तरीके से सप्लाई करो। भाई पैसा मत कमाओ एक साथ, धीमे धीमे अपना कारोबार बढ़ाओ, आम आदमी की यही सोच होती है। तो उसी तरीके से एडम स्मिथ को आपको ध्यान रख लेना है कि मार्केट में डिमांड की अकॉर्डिंग सप्लाई करो और धीमे धीमे अपना काम बढ़ाओ। कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करता है, और एक इकोनॉमिक एजेंट होता है ट्रांसफॉर्म डिमांड इनटू सप्लाई। तो ये डेफिनेशन आई होप आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। रिचर्ड कैंटिलोन एक रिच आदमी कैसे बनेगा? 5 रुपए में चीज़ खरीदे, 20 रुपए में बेच दे, रिचर्ड कैंटिलोन बस याद रखो, रिच बन गया आदमी। एडम स्मिथ आम आदमी क्या कहता है कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हो, वो सोसाइटी के बारे में सोचता है आम आदमी। इकोनॉमिक एजेंट और डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई के बारे में नहीं सोचता। इसके बाद आता है सुम्पीटर, जोसेफ सुम्पीटर। जोसेफ सुम्पीटर ने कहा एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, मतलब नए तरीके से चीज़ों को बनाने वाला इनोवेटर। अब आप एक बात बताओ, मैं पहली क्लास से लास्ट क्लास तक इनोवेटर 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 ही आपको बताते आ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरी भी सुन लो यार। सुम्पीटर, सुम्पीटर मतलब सुन ले, सुम्पीटर से एक वर्ड निकल के आ रहा है ना, सुन ले, मेरी भी सुन ले यार। एंटरप्रेन्योर इज अ इनोवेटर, तो सुम्पीटर मतलब सुन ले, किसकी? मेरी। इनोवेटर है, एंटरप्रेन्योर क्या है? इनोवेटर है। तो जोसेफ सुम्पीटर ने एंटरप्रेन्योर को क्या कहा है? इनोवेटर। इसके बाद आता है पीटर एफ ड्रूकर। ये 4 साइंटिस्ट हैं इसमें, इन्होंने ये 4 डेफिनेशंस दी हैं, ये थोड़ी आपको बस ध्यान रख लेनी है। और मैंने जैसे बताया आपको, अगर आप उस तरीके से कर लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे ये। पीटर एफ ड्रूकर, ड्रूकर मतलब होता है ड्रिंक करने वाला, पीटर मतलब पी के। जैसे कोई पी लेता है ना, गांव में आपने देखा होगा, पी लेते हैं लोग, ड्रिंक कर लेते हैं, तो फिर उनका क्या होता है, पीने के बाद वो देखो चेंज ढूंढते हैं। जैसे देखो ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से। पीटर एफ ड्रूकर मतलब अगर कोई आदमी ड्रिंक कर लेगा, पी के आएगा, तो आपको पोजीशन उसकी अलग अलग दिखेगी। देखो पहली पोजीशन में ये इस तरीके से दिखेगा, दूसरी पोजीशन में ऐसे देगा, थर्ड पोजीशन में इसका पूरा ही काम हो गया। तो इसकी पोजीशन अलग अलग तरीके से आपको दिखेंगी, मतलब ये चेंज, सर्चेस फॉर चेंज। तो पीटर एफ ड्रूकर ने एंटरप्रेन्योर को कहा है कि भाई वो अलग अलग तरीके से चेंज ढूंढता है, उसकी पोजीशन आपको अलग अलग दिखेगी। जैसे देखो इसकी हम डेफिनेशन अभी देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रूकर, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंजेस। वही जैसे आपने देखा था ना अभी, अलग अलग तरीके से आपको दिख रहा था। तो सर्चेस फॉर चेंजेस, रेस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एन अपॉर्चुनिटी। ये कुछ हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमें तो टिक करके आना है। तो पीटर एफ ड्रूकर ने एंटरप्रेन्योर को क्या कहा है? ऐसा आदमी जो हमेशा चेंज देखता है। तो ये देखो आपको पोजीशन इसकी चेंज दिख रही है ना जगह जगह, ये देखो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये 4 डेफिनेशन आपको आई होप याद हो गई होंगी, दोबारा से एक बार हम और देख लेंगे ना। रिचर्ड कैंटिलोन, रिचर्ड कैंटिलोन मतलब भैया तुरंत आदमी को करोड़पति बनना है, रिच बनना है, अमीर बनना है एलोन मस्क की तरह। तो वो क्या करेगा? 5 रुपये में चीज़ खरीदेगा, 20 रुपये में बेच देगा। रिचर्ड कैंटिलोन एज अ पर्सन हु पेज अ सर्टेन प्राइस टू अ प्रोडक्ट टू रीसेल इट एंड सर्टेन अनसर्टेन प्राइस, किसी प्राइस पर खरीदी, दूसरे प्राइस पर हमने उसे बेच दिया। एडम स्मिथ आम आदमी, एडम मतलब आदमी, आम आदमी क्या सोचेगा यार? सोसाइटी के बारे में सोचेगा। वो कहेगा भैया इतनी जल्दी अमीर मत बनो, आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करो, ये कमर्शियल पर्पज़ मैंने लिखा हुआ है। और
एक्ट इकोनॉमिक एजेंट एंड ट्रांसफॉर्म डिमांड इनटू सप्लाई। जैसी सोसाइटी में सप्लाई की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग डिमांड का, उसी के जैसी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई करो। बहुत जल्दी अमीर बनने की मत सोचो, क्योंकि भाई आम आदमी की सोच ऐसी ही होती है। नेक्स्ट आता है अपना सुम्पीटर। सुम्पीटर से आपको ध्यान रखना, मेरी भी सुन लो भाई, इतने दिनों से आपको बता रहा हूँ एंटरप्रेन्योर इज ए इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर इज ए इनोवेटर, तो थोड़ा बहुत मेरी भी सुन लो। तो सुम्पीटर में क्या होगा, सुन ले, और क्या सुन ले, इनोवेटर इज ए इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर इज ए इनोवेटर। इसके बाद आता है पीटर एफ ड्रूकर। पीटर एफ ड्रूकर को मतलब पी के ड्रिंक करके कोई आदमी क्या दिखता है, चेंजेस दिखता है, उसकी पोजीशन में चेंजेस दिखेगा, कभी सोता हुआ, कभी कैसे भी, कभी कैसे भी। ये आपको 3 पोजीशन पीटर एफ ड्रूकर की दिखाई हैं। तो इसमें आपको बस ये देखना है कि सर्चेस फॉर चेंजेस अगर आ रहा है तो एफ ड्रूकर है। तो थैंक यू, ये हमारा पूरा होता है लेक्चर। इसके बाद हम दूसरा एक पार्ट और है इसका एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद ये आपकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। और PDF आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो पूरा, और अच्छे से 5 से 10 बार अगर आप इसे रिवाइज कर लेते हो, देख लेते हो, तो बिलीव मी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे। ये मैंने पूरा सर्च करके और अच्छे तरीके से बनाया है, NCERT है पूरा। तो ये आपको 2-4 बार एक वीडियो देख लेनी है, पूरी वीडियो देखनी है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 बार ये रिवाइज कर लेना। पढ़नी आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ही है, बस इसे हल्का फुल्का जैसे फेर लेना है ऐसी वीडियोस वगैरह से या PDF वगैरह से, तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप 1-2 नंबर से बार बार रह रहे हैं तो वो इन सब्जेक्ट्स की वजह से ही रह रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपको नहीं आती हैं। और आजकल होता क्या है कि सुपरविज़न, प्रोफेशनल, मैनेजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आने लगे हैं, तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा ये, और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच।